हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में प्रादेशिक राज्य का किस प्रकार उदय हुआ। इसी के अंतर्गत हमारे समक्ष जो आया है महत्वपूर्ण टॉपिक प्रादेशिक राज्य और प्रादेशिकता शब्दों को समझना। देखिए, प्रादेशिक राज्य और प्रादेशिकता को समझना कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपको ये समझ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रादेशिक राज्य क्या होते हैं और प्रादेशिकता से आप क्या समझते हो। तो इसके लिए आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर के साथ बने रहें। देखते हैं यहाँ पर प्रादेशिक और राज्य और प्रादेशिकता में क्या अंतर यहाँ दिखाया गया है। देखा जाए तो पहले पॉइंट के अंतर्गत हम प्रादेशिक और देशिक राज्य की बात करें तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के इतिहास में प्रादेशिकता और प्रादेशिक राज्य का लगातार उद्भव और विकास होता ही रहा है। प्रादेशिक राज्य के जो उदय की व्याख्या कैसे की जाएगी, ठीक है, 7वीं सदी ईस्वी से लेकर इसके जो है आरंभिक मध्य काल माना जाता है और 7वीं से 18वीं शताब्दी तक की जो है कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों ने प्रादेशिक राज्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी थी। जहाँ भी अच्छा कृषि संबंधी गतिविधियाँ मौजूद रही है, उनमें न सिर्फ लोगों की भूख को शांत किया है बल्कि इससे अधिक पैदावार भी उत्पन्न हुआ है, जिसे बेकार धन कमाया जा सकता था। भूभाग और जल मार्ग से होने वाले व्यापार और व्यापारिक गतिविधियाँ ने भी राजस्व कमाने की बहुत महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किए हैं। उस समय के दौरान समाज में हम ऐसी शक्तिशाली वर्गों को उद्भव को जो है रेखांकित कर सकते हैं जो बढ़ती कृषि उत्पादों की बढ़ती का नियंत्रण करते थे। कई बार इस शक्तिशाली वर्ग के कुछ सदस्यों ने अपना अधिकार भी जताया और राजनीतिक शक्ति प्राप्त भी कर राजा बन गए और साम्राज्य की स्थापना भी किया। इसी ने भी राज्य की स्थापना की नींव भी रखी। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा बाबर के बारे में, जो हम पिछले चैप्टर में किए थे। कहते हैं ये सारे जो थे अपने आप में इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन कुछ कारणवश कुछ राजाओं की जो है गलती के कारण उन्होंने जो है अपना छोटे से सैनिक से बड़े सैनिक को हरा के जो है अपना राज्य की स्थापना कर बैठे। तो ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है और ज़रूरी भी है। कई बार बाहर से भी कुछ समूहों ने प्रवेश किया और यहाँ पर कई इलाकों को जीता और वहाँ का जो है प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लेकर बहुत शक्तिशाली स्थान ग्रहण किया। जैसे कि आपको पता है बाबर की स्टोरी है, ठीक है। बाबर ने जो है दूसरे देशों से आकर भारत में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और कहते हैं इसके वंशज जो है कई कई सालों तक जो है राज्य करते रहे और भारत को जो है अपना जो है नियंत्रण पैदा करते रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्षेत्रीय राजाओं ने बहुत काफ़ी यहाँ पर गलतियाँ किया, जिसकी वजह से जो है दूसरे प्रादेशिक राजा थे उनको मौका मिल गया और उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में हर संभव कोशिश किया और वो कामयाबी के भी जो है चरम सीमा पर पहुँचे। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। कहते ये सच है कि बड़ी संख्या में 13वीं सदी के पश्चात प्रादेशिक राज्य का उदय दिल्ली सल्तनत की अंदरूनी कमजोरी की वजह से ही हुआ था और इसी प्रकार मुगल शासन के पतन के पश्चात 18वीं सदी में महत्वपूर्ण प्रदेशों का उदय भी हुआ। परंतु इन सभी प्रदेशों का अपना निजी इतिहास था जो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों से पहले ही मौजूद था। उदाहरण के लिए बंगाल 8वीं और 9वीं सदी में पालों के अधीन और उसके बाद 12वीं सदी में सेनों के अधीन एक महत्वपूर्ण प्रादेशिक साम्राज्य बन गया था। तो ये आप समझ सकते हो कि किस प्रकार जो है प्रादेशिक ने भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अदा किया। यह 13वीं और 15वीं सदी के दौरान स्वतंत्र प्रदेश था और 18वीं सदी में भी यह बहुत ही शक्तिशाली प्रादेशिक साम्राज्य रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने अनेक विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों पर जो है शासन किया। इसलिए यह शायद याद रखना भी चाहिए कि प्रादेशिक राज्य वंश शक्ति ग्रहण करते रहे या कभी हराते रहे या उन्होंने अपनी भौगोलिक सीमाओं को भी बदला, परंतु प्रादेशिकता का अस्तित्व हमेशा मौजूद रहा है। यानी देखा जाए तो प्रादेशिकता हमेशा ही भारत में मौजूद था, क्योंकि आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि भारत के जो है दरारों से, यानी जो है आप ये कह सकते हो कि पंजाब के क्षेत्र में जो दरारें थे उस क्षेत्र से जो है प्रादेशिक ने बार बार भारत पे जो है आक्रमण किया
और भारत को जो है खोखला भी किया। इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण जो है मोहम्मद गजनवी को ले सकते हो, जिसने भारत पे जो है 17 बार आक्रमण करके जो है यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब भी वह भारत में आता था, यहाँ से जो है बहुत सारे धन दौलत लूट के ले जाता था और अपने एक गुलाम शासक को यहाँ पर छोड़ देता था जो यहाँ पर राज्य करता था। तो ये आप समझ सकते हो कि भारत जो है कई बार जो है विदेशी नीतियों का शिकार बना है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं राजनीतिक विशेषताएं जैसे प्रादेशिक शासकीय राजवंशों के अतिरिक्त प्रादेशिक की भी कुछ अन्य विशेषता भी थी जो इस प्रादेशिक राज्यों में विकसित और पल्लवी हुई और समय के साथ बदलती भी गई। प्रादेशिक की कुछ विशेषताएं हमें कुछ इस प्रकार जानने को मिलेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, राज्य के जो है उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन प्रादेशिक के बारे में कि क्या उनकी विशेषता थी, क्या उन्होंने भारत के लिए किया और क्या उनका हिंदुस्तान के लिए योगदान था, तो इसके विषय में जो है विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो यही आपके समक्ष आता है कि एक महत्वपूर्ण पक्ष है भाषा। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर साफ क्लियर हो गया कि भाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। किसी भी देश में राज्य करने के लिए जो है भाषा महत्वपूर्ण मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर उड़िया, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी आदि कई भाषा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जा रही थी उस समय, जिन्हें प्रादेशिक भाषा ही कहते हैं। यह भाषा आरंभिक, मध्य और मध्य युग में विकसित हुई और विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित रही। यद्यपि यह भाषा किसी न किसी रूप में इससे पहले भी अस्तित्व में थी, परंतु 11वीं और 12वीं सदी में ही मूलतः इस प्रादेशिक भाषा को सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग में लाया गया। साहित्य रचना और स्थानीय साहित्य की रचना इस भाषा में लिखे जाने लग गई। आपने देखा भी होगा कई जो थी हमारे साहित्य वो इन्हीं भाषाओं में लिखे जाने लगे। मध्य युग में प्रादेशिक भाषा के प्रयोग के साथ साथ दार्शनिक ग्रंथों में संस्कृति का प्रयोग भी होता ही रहा। यद्यपि जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के अधिकांश सरकारी दस्तावेज और कुछ प्रादेशिक राज्य के दस्तावेज फारसी में भी लिखे जाते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो पहले पॉइंट ने इसी बात को जो है प्रायोरिटी दिया, इम्पोर्टेंट दी कि भाषा जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और भाषा के रिगार्डिंग ही सभी साहित्यों का जो है निर्माण हुआ। तो ये पहला जो थी प्रादेशिक के लिए महत्वपूर्ण था। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या दर्शाता है। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत एक अन्य विशिष्ट है स्थानीय प्रादेशिक उपन्यास पद्धति और धार्मिक जुड़ाव। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ गया, भाषा के बाद धार्मिक जुड़ाव। कहते हैं धार्मिक जो लोग जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर दर्शाता है। कहते हैं जो एक अन्य विशेष और स्थानीय प्रादेशिक उपन्यास और पद्धति और धार्मिक जुड़ाव, उदाहरण के लिए उड़ीसा में जगन्नाथ और उपासना केवल उड़ीसा प्रदेश में ही सीमित थी और यह राज्य का पंथ और संप्रदाय बन भी गया और शासक ने भी इसे अपना लिया था, क्योंकि जिस राज्य में जो शासक करते थे उनको वहाँ के जो है धर्म रीति रिवाज को मानना एक स्वाभाविक बात था। उनके लिए एक भव्य मंदिर भी बनवाया गया और हर वर्ष इसके साथ जुड़े उत्सव भी मनाए जाने लग गए। इतिहासकारों का कहना है कि जगन्नाथ एक जनजातीय देवता थे, यानी देखिए जगन्नाथ एक जनजातीय देवता थे जिनकी लोकप्रियता ने शासकों को इसे राज्य के पंथ और संप्रदाय के रूप में अपनाने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। अगले भाग में हम राज्य और धर्म के परस्पर संबंधों पर प्रकाश डालेंगे। कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक संप्रदाय और भक्ति धर्म विकसित हो गए। उदाहरण के लिए नामदेव, रैदास, तुकाराम, गुरु नानक प्रादेशिक राज्य में मौजूद थे, यानी इन्होंने जो है भक्ति धर्म की स्थापना किया और भक्ति धर्म में जो इन्होंने अपना उच्चम कोटि की जो है भक्ति प्रदर्शन किया। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जिसको आपको याद रखना चाहिए, कई बार जो है छोटे क्वेश्चनों में ये पूछे जा सकते हैं। कहते धर्मों को भी अपनी पुरानी कथाएं, दंत कथाएं और परिभाषा तथा धार्मिक कर्म कांड होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा हर एक धर्म में आपको पौराणिक कथाओं के रूप में अपने इष्ट के बारे में महत्ता को दर्शाता है और कई कई जगहों पर दंत कथाएं भी मौजूद होते हैं, तो कई जगह परिभाषाएं और धार्मिक कर्म कांड भी काफ़ी धर्म के रूप में जुड़ाते हैं, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ जुड़ाव जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या ये आप बात जानते हैं कि उत्तर भारत में शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जो अविवाहित माने जाते हैं,
ये आपको भी पता होगा कि शिव और पार्वती के पुत्र जो है कार्तिकेय, गणेश भी है और कार्तिकेय हैं। तो कार्तिकों को जो है अविवाहित माने जाते हैं, जो धर्म हिंदू धर्म में बताई गई है। और तमिल क्षेत्र में उनकी 2 पत्नियां को दर्शाई गई है, जैसे देवानिया और वल्ली। आखिर ऐसा क्यों? तो ये काफ़ी विशिष्ट बात यहाँ रखती है कि धर्म सिर्फ जो है यहाँ पर बताई गई है। प्रत्येक क्षेत्र के अपने स्थानीय देवी देवताओं और विभिन्न मंदिर और मस्जिदों का वास्तुशिल्प था। दिलचस्प बात यह है कि इन प्रादेशिक विभिन्नताओं के बावजूद भी यहाँ हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट परंपराएं थी। वहीं प्रादेशिक परंपराओं में समानता भी थी अंततः, और कहते हैं बहुत जरूरी भी थी। अगर बात करें हम यहाँ संत और पुजारी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित हुए। उदाहरण के लिए सूफी संत गेसु दराज यानी 1321 से लेकर 1422, जो कि दिल्ली में स्थापित चिश्ती सिलसिले से संबंध रखते थे, और दिल्ली से दक्कन क्षेत्र को जो है दौलताबाद में जो है 1328 में तब स्थानांतरित हुए जब वे बच्चे थे। कहते हैं 7 वर्ष के बाद 1335 ईस्वी में वो दिल्ली वापस आ गए और 63 वर्ष तक यहाँ रहे। 63 वर्ष तक जो है यहाँ पर उन्होंने स्थान ग्रहण किया। 14वीं सदी के अंत में यानी 1398 में जब तुर्की आक्रमणकारी तैमूर ने मध्य एशिया के दिल्ली पर आक्रमण किया, तो गोसु द्राज में स्वयं को जो है द्वारा दक्कन में स्थानांतरित कर लिया गया। तो ये सारी बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। यदि बात यहाँ पर हम करें तीसरी पॉइंट को, तो ये भी जो है इसकी विशेषताओं को लेके बहुत काफ़ी जिज्ञासा में लीन है। कहते हैं पहली बार में तो हमने ये जाना कि कहते हैं भाषा कितना महत्वपूर्ण था। दूसरे में हमने धर्म के विषय में विस्तार पर जानने की कोशिश किया, और तीसरे बात जो है प्रदेश राज्य के बारे में यही दर्शाता है कि एक दूसरे कटे हुए बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र नहीं थे, यानी पहले सारे एक ही क्षेत्र हुआ करते थे। राज्य में परंपरा धार्मिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त व्यापार और वाणिज्य तथा कारीगरों के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरण के जरिए परंपरा लेन देन जाल का बिछा हुआ था। यानी आप ये बात समझ गए होंगे कि तीसरी पॉइंट जो है यहाँ पर व्यापारिक के रूप में केंद्रित है, जो हर क्षेत्र में व्यापार हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली पॉइंट में ये थी, दूसरी पॉइंट में ये था, तीसरे पॉइंट में ये था। तो जो समझदार बच्चे होते हैं वो फटाक से नोट कर लेते हैं कि उस समय प्रादेशिक राज्यों में क्या विशेषताओं से बने हुए थे। तो ये आपकी समझदारी को दर्शाता है कि आप नोट करते हो कि नहीं करते हो। उदाहरण के लिए जो है 15वीं शताब्दी में रेशमी के बुनकर पठनकुलकारों के गुजरात क्षेत्र के विजयनगर राज्य में स्थानांतरित किया गया, और विजयनगर और बहनीवी साम्राज्य में अफ्रीकियों और ईरानियों का स्थानांतरण भी देखने में आया। यानी यहाँ पर देखा जाए तो व्यापारी तो हुई लेन देन तो हुआ ही हुआ, साथ में कई जो है जातियों का जो है स्थानांतरण भी देखने को मिला। इसके अंतर्गत अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो ये भी अपनी विशेषताओं के साथ आपके समक्ष है। कहते हैं एक अन्य विशेषता बिहार, बंगाल, असम, मध्य भारत, राजस्थान व अन्य स्थानों पर प्रादेशिक कला शैलियों का स्थानीय और प्रादेशिक स्तर पर विकास होना है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रादेशिक विशिष्ट पहचान बनी और इसमें जो है बदलाव आते गए, जो प्राचीन काल में अस्तित्व में नहीं थे। विविध प्रादेशिक राजवंशों ने कला, संस्कृति, साहित्य और वास्तुशिल्प को जो है संरक्षण प्रदान किया गया। इस प्रकार अनेक प्रादेशिक राज्यों के अस्तित्व से किसी प्रकार की अव्यवस्था और भ्रम पैदा नहीं हुआ। इन राज्यों की आपस में लड़ाई भी हुई, परंतु उन्होंने अपने अपने प्रदेशों को स्थिरता भी प्रदान की, जैसा कि ऊपर बताया भी गया है। उनकी अपनी एक निजी जीवंत संस्कृति थी। प्रादेशिक राज्य ने वास्तुशिल्प और राजनीति संस्कृति में एक दूसरे को बहुत ही जो है प्रभावित किया। यानी तो देखा जाए तो तीसरी बात जो है वास्तुकला, राजनीति, संस्कृति के जो काफ़ी प्रभावित किया, इन बातों पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। उदाहरण के लिए विजयनगर के प्राचीन शासक खुद को हिंदू प्रभु राणा कहते थे, जिसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। यहाँ सुल्तान शब्द दिल्ली सल्तनत से लिया गया है। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत की जो है तादारी प्रणाली का प्रभाव विजयनगर और वैनमी साम्राज्य को प्रशासनिक पद्धति पे भी पड़ा।
कहते हैं प्रादेशिक राज्य और दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे साम्राज्य में क्या अंतर है। ऊपर लिखित कई किसी जो है विशेष में से विशेष भाषा और संस्कृति के अतिरिक्त इन सभी राज्यों के राजनीतिक और जो है सैनिक क्षमताओं को भी प्रादेशिक सीमाओं द्वारा सीमित किया गया था। पर जो हमारा अगला टॉपिक आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रादेशिक राज्य का उद्भव और सामान्य इतिहास। देखिए ये जो है भारत में प्रादेशिक राज्य का उदय के अंतर्गत है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत में प्रादेशिक राज्य का उद्भव किस तरह से हुआ और इसकी क्या इतिहास रही और इसकी क्या विशेषता रहा। कहते हैं प्रादेशिक राज्य का अपना एक विशेष स्थान होता है। आपने देखा भी और जाना भी होगा, जब हम मुगल एम्पायर्स कर रहे थे वहाँ पर जो है क्षेत्रीय राजाओं के कारण जो है बहुत बार हारना पड़ा और कई बार जो है विदेशों का भारत को गुलाम बनने में हेल्प भी किया। और कई कई राजाओं ने तो विदेशी आक्रमणकारियों को निमंत्रण भी दिया, जिसमें आप बाबर की स्टोरी तो पढ़ ही चुके हो। तो ये सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि प्रादेशिक राज्य का उद्भव किस प्रकार हुआ और इसका सामान्य इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन राज्यों का क्या हुआ। देखिए कहते हैं 13वीं शताब्दी की अवधि में प्रादेशिक राज्य के संबंध में हमने पढ़ा और इन राज्यों के साथ क्या हुआ। क्या ये राज्य मध्यकालीन भारतीय राजनीति के ये परिदृश्य से पूरी तरह समाप्त हो गए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या ये खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। इनमें से बहुत बड़ी संख्या में प्रादेशिक राज्य 13वीं सदी के बाद भी अस्तित्व में बने रहे, परंतु इन राज्यों पर शासन करने वाले राजवंशों और भूगोल में परिवर्तन आते ही रहे। और इस खंड में आप 13वीं से लेकर 18वीं सदी की अवधि के दौरान प्रादेशिक राज्य के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रादेशिक राज्य का उद्भव किस प्रकार से हुआ। चलिए देखना तो पड़ेगा। कहते हैं अगर दिल्ली सल्तनत कई राज्य जैसे बंगाल, बिहार, गुजरात, मलबा, राजस्थान के अनेक राजपूत राज्य जैसे जो है रणभोर, जलालगोर, नागौर, अजमेर, दक्कन प्रदेश के जो है बरंगस व तेलंगाना राज्य, देवगिरी के यादव और दक्षिण राज्य में द्वार समुद्र के हयसल, मदुराई से पांड्यों और इसी प्रकार के अनेक राजाओं के साथ जुड़ने के कारण विस्तार हुआ। तो कहते हैं ये विस्तार का जो है परम सीमा थी। अलाउद्दीन खिलजी के अनेक लड़ाई और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद दक्कन में स्थापित होने के संबंध में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और जाने हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कैसे जो है राजधानी की परिवर्तन किया और कैसे जो है नुकसान में भी पहुंचा दिया। जिन प्रदेशों को सल्तनत के साथ जोड़ा गया था वो विभिन्न प्रांत बने और उन्हें जो है प्रांतीय सूबेदारों के प्रशासन के अधीन भी रखा गया। कहते हैं 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर 15वीं सदी में इसके पतन की अवधि तक प्रांतों जो कि हमें पहले स्वतंत्र राज्य थे, यानी देखा जाए दोस्तों तो ये सारे के सारे पहले स्वतंत्र राज्य थे। इसमें किसी भी राज्यों का पर किसी भी राजा कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन जो है केंद्र दिल्ली के साथ परस्पर अंतक्रियाएं होती रही, यानी दिल्ली सदैव ही किसी न किसी शासक के अधीन चलती गई। परंतु इन क्षेत्रों में सिर उठाने वाले विद्रोहियों को कभी पकड़ा नहीं जा सका। कहते हैं अपनों में जो विद्रोही होते हैं उनको पकड़ना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है। हम सभी जानते हैं कि राजकुमार के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना संपूर्ण जीवन काल दक्कन, उड़ीसा, बंगाल के बागियों को दबाने में लगा दिया। अब समझ सकते हो कि ये बागी कोई दूर के नहीं थे, अपने थे, जिनको जो है दबाने में मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी जीवन काल लगा दिया, यानी 3 क्षेत्र को दबाने में, दक्कन, उड़ीसा और बंगाल में। तो ये बागी थे और ये बार बार जो है प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे थे। यद्यपि अब क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का भाग था, परंतु भाषा, कला, साहित्य और धर्म जैसी प्रादेशिक विशेषता अभी भी इसमें मौजूद थी। यानी देखा जाए तो इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, भाषा, कला, साहित्य और धर्म जैसी प्रादेशिक विशेषताओं को। असल में जब इस्लाम यहाँ पहुँचा तो उसने यहाँ की प्रादेशिक विशेषताओं का ग्रहण भी किया। इस्लाम ने भी बहुत से रीति रिवाज को जो है ग्रहण किया और इन प्रदेश में पहले से ही मुसलमान व्यापारी और सेना में नियुक्तियाँ मुसलमानों की संख्या मौजूद थी। यानी देखा जाए तो भारत में पहले ही मुस्लिम की संख्याएँ मौजूद थी। फिर भी सल्तनत के जो है प्रत्येक सूबेदारों ने स्थानीय राजाओं और जमींदारों के साथ मित्रता की और उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार भी बहुत ही कर लिया। 14वीं सदी के पश्चात जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था तो अधिकांश प्रादेशिक राज्य सूबेदारों की बगावत का
परिणाम थे। विजयनगर और बहनमी की स्थापना क्रमशः हरिहर और बुक्का और जो है अलाउद्दीन हसन बैसर शाह जैसे प्रांतीय अधिकारियों द्वारा अपना अधिकार जमाने के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी अवधि के दौरान पूर्व में बंगाल और पश्चिम में जो है मुल्तान और सिंध स्वतंत्र हो गए। फिरोज शाह तुगलक ने अपने खोए हुए प्रदेशों को फिर से हासिल करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। उसने बंगाल को जीतने का भी एक सफल प्रयास किया। उसने जो है जजानगर उड़ीसा पर भी आक्रमण किया और वहाँ जो है लूटपाट की मगर उसे भी अपने राज्यों में नहीं मिला सका। उसने जो है कांगड़ा को लूटा और गुजरात और जो है थाटा में विद्रोह को भी काफ़ी हद तक दबा दिया। 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के साथ ही सल्तनत का पतन हो गया। यानी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के कारण ही 1338 में जो है तुगलक वंश का जो है खत्मा हो गया। कहते जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया है कि बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय सूबेदार शक्तिशाली उस समय बन गए थे और प्रदेश में उन्होंने जो है स्वतंत्र अधिकार की घोषणा भी कर दिया था। यानी सभी जो है सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र अधिकारी के रूप में घोषणा कर दिया और सुल्तान और कुलियों के परस्पर संबंध बिगड़ने लग गए। तभी तो इतनी बड़ी जो है युद्ध हुआ। स्थानीय शासकों और जमींदारों में के आपसी झगड़े के साथ साथ प्रादेशिक और भौगोलिक तनाव में सल्तनत की ओर कमजोर बना दिया। पतन की ओर बढ़ती सल्तनत को एक बड़ा ही झटका दिया। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण से लगा। तैमूर एक तुर्की था और मध्य एशिया से भारत में यहाँ की संपदा लूटने के फिराक में आया था और तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और उसने बड़ी बेरहमी से हिंदू मुसलमानों औरत और बच्चों को कत्ल कर दिया। कहते हैं बहुत ही बुरा समय काल बताया जा सकता है जहाँ पर इसने लूट मार तो की तैमूरों ने, साथ में हिंदू और मुसलमान औरतें और बच्चों को जो है बहुत ही बुरी तरह से जो है कत्लेआम किया। कहते दिल्ली पर तैमूर के हमले के 15 वर्ष बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। यानी कहते हैं 15 वर्ष पश्चात जब तैमूर ने हमला किया था उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और गुजरात, मलबा और वाराणसी के बाद जौनपुर के सल्तनतों में शक्तिशाली प्रादेशिक साम्राज्य के रूप में उभरी। गुजरात और जौनपुर लगातार दिल्ली सल्तनत के लोधी के साथ जो 1451 से जो है 1526 ईस्वी तक बना रहा। कहते तनाव में काफ़ी उस समय जो है यहाँ पर लोधी उलझा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं था। दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र नए प्रादेशिक राज्य मध्य और दक्षिण भारत में भी उभर कर आए, जिनमें से प्रमुख थे उड़ीसा का जो है गजपति, बहमनी के विजयनगर साम्राज्य। कहते बलवान लोधी जो 1451 से लेकर 1800 जो है 85 और सिकंदर लोधी जो 1489 से लेकर 1526 जैसे लोधी सल्तनतों से प्रदेश राज्यों को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया। कहते ये समय काल बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, चाहे बलवान लोधी का हो चाहे सिकंदर लोधी का हो। कहते इसमें जो है प्रदेशी राज्यों को अपने नियंत्रण में करने का हर संभव कोशिश किया गया और अंत में इब्राहिम लोधी के शासन के दौरान 1517 से लेकर 1526 में बिहार ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। यानी बिहार ने स्वयं को जो है स्वतंत्रता घोषित कर दी। पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने बगावत कर दी और 1526 में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण भी किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि बाबर को आमंत्रण किया गया और तब से जो है दिल्ली सल्तनत में जो कहते हैं मुगल काले का स्थापना हो गया। यानी यही समय अवधि थी जब जो है यहाँ पर मुगल का जो है राज्य स्थापित हुआ, जब बाबर को भारत में आमंत्रित किया गया। अब देखिए यहाँ पर बात आता है कि भारत में जो है बाबर को आमंत्रण क्यों किया गया। तो बात इतनी सी थी कि हर एक राजा जो भारत में रहता था वो सिर्फ राज्य को हड़पने के फिराक में था और कोई राजा अगर बैठता, लोधी जैसे बैठा हुआ था इब्राहिम लोधी, तो उसे ईर्ष्या करता था और इसीलिए जो है उसने बाबर को निमंत्रण भेजा कि आप आइए और भारत पर आक्रमण कीजिए और भारत के क्षेत्रों को जो है जीत के हमें सौंप दीजिए। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर ने जब यहाँ पर आया तो यहाँ की कंडीशन उसको काफ़ी सूट कर गया था, क्योंकि वो बहुत ही उतार चढ़ाव की जो स्थिति से गुजर चुका था। कहते हैं बाबर जो है कुछ समय राजगद्दी पे बैठता था तो कुछ समय जंगलों में व्यतीत करता था, ऐसी परिस्थिति थी। तो इसके बारे में मैं पहले ही बाबर की जो हिस्ट्री, जो मुगल काल के मैंने इतिहास बताया था उसमें मैं डिस्कस कर चुके हैं।
तो इन्हीं कारणों से जो है बाबर थक सा गया था और उसने भारत पे ही अपना जो है अधिकार जमा लिया। तब जो राजाओं ने इसको निमंत्रण दिया था वो घबरा गए और उन्होंने क्या किया, बाबर से ही दुश्मनी करना स्टार्ट कर दिए। और कहते हैं बाबर को बहुत ही इन्होंने परेशान किया और बहुत बार जो है इनको युद्ध भी करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत काफ़ी ज़रूरी था। कहते हैं 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाद की अवधि में इसके विस्तार के बाद प्रादेशिक राज्य में राज्य करने वाले राजवंश की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और कालांतर में ये जो है राज्य मुगल साम्राज्य का हिस्सा भी बन गया। परंतु भाषा, कला, साहित्य और धर्म इत्यादि जैसे विशेषताएं कुछ परिवर्तन के साथ मौजूद सदैव ही रही। 18वीं सदी में मुगलों के पतन के बाद प्रांतीय सूबेदारों ने बगावत भी की और कुछ राज्यों को मुगल साम्राज्य के साथ जोड़े भी गए। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता स्वयं ही घोषित कर दी और इसके परिणाम स्वरूप नए प्रादेशिक साम्राज्य का उदय हुआ, जैसे पंजाब, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण साम्राज्य थे जो कि कालांतर में काफ़ी समय तक अपना जो है दबदबा बनाए रखे। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, परदेशी राज्य का इतिहास, जिसके है कुछ विशेष अध्ययन हमने करना है, कुछ केस को हमने लेना है, जो कि हमारा पार्ट है भारत में परदेशी राज्य का उदय के अंतर्गत आया है। यानी हम यहाँ पर कुछ केस लेंगे, कुछ राज्य लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि परदेशी राज्य का इतिहास किस प्रकार था। और ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप कुछ राज्य को जो है उठाएंगे। तो सबसे पहले हमने राज्य उठाया जौनपुर। अब जौनपुर में क्या विशेषता थी और किस विशेषताओं के साथ ये जाना जाता है। कहते वर्तमान में जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी में और गोमती नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली सल्तनत के पूर्व भाग में यह एक समृद्ध प्रांत था और जौनपुर का सूबेदार मलिक सरवर था। यानी मलिक सरवर जो था उस प्रांत का सूबेदार हुआ करता था, जो फिरोज शाह तुगलक के काल में महत्वपूर्ण कुलीन था। कैसे 1394 में सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने उसे मंत्री जो है बनाकर उसे सुल्तान शर्क की उपाधि भी दी, जिसका अर्थ है पूर्व का स्वामी। देखिए, सुल्तान शर्क का अर्थ होता है कि पूर्व का स्वामी। इसके बाद उसे मलिक सरवर जो है सुल्तानुस शर्क के नाम से भी जाना गया। तैमूर के आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के शक्तिहीन होने पर मलिक सरवर ने कमजोर राजनीतिक परिस्थिति का लाभ उठाकर खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ये इसकी सबसे बड़ी चापलूसी थी। मलिक सरवर का उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र मुबारक शाह शर्की। कहते हैं उसके बाद सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे और उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का शासक महमूद शाह तुगलक था, जिसने जौनपुर को जितना चाहा परंतु असफल रहा। उसके बाद जौनपुर के शासकों और दिल्ली सल्तनत के बीच लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। शारकी सुल्तानों ने दिल्ली को जीतने का कई बार कोशिश किया, परंतु वो कभी भी सफल नहीं हो सका और 1402 में मुबारक शाह का भाई इब्राहिम शाह शर्की सुल्तान बना और उसने जो है 34 वर्ष तक जौनपुर पर शासन किया। ये सारे जौनपुर का ही इतिहास है। कहते हैं इब्राहिम विद्वान था और इस्लाम धर्म, दर्शन और कानून, संगीत और ललित जो है कलाओं का भी अच्छा ज्ञाता हुआ करता था। वह वास्तुशिल्प का महान संरक्षण था और उसने जो है शर्की शैली के नाम से जानी जाने वाली जो है वास्तुशिल्प की विशिष्ट शैली का विकास भी किया था, जिस पर हिंदुओं का भी कुछ प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। अपने शीर्ष पर शर्की सल्तनत का विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है अलीगढ़ से पूर्व में उत्तर बिहार के दरभंगा तक और जो है उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक फैला दिया इसने। हुसैन शाह शर्की के शासनकाल के दौरान 1458 में यानी 1458 में से लेकर 1505 में बलोल लोधी के साथ एक बहुत लंबी लड़ाई शुरू हुई। बलोल लोधी ने 1484 में जौनपुर में आक्रमण किया और हुसैन शाह को भागना पड़ा वहां से। अंत में बलहोल लोधी को उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी से जौनपुर को अपने राज्य के साथ जोड़ना पड़ा और हुसैन शाह की मृत्यु होने पर शर्की राजवंश का अंत भी हो गया। उसके बाद केस स्टडी के अंतर्गत जो है हमारा दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है वो है कश्मीर। कश्मीर भी अपनी विशेषताओं के साथ बंधा हुआ है और कश्मीर के बारे में न जानना ये आपका अधूरा ज्ञान होगा। कहते कश्मीर भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और 11वीं सदी में कश्मीर के शासक शैव धर्म के अनुयायी भी थे।
इसलिए शैव धर्म कश्मीर का प्रमुख धर्म बन गया था और यह चारों तरफ से घिरा बंद साम्राज्य था। एक अरब यात्री लबरूनी, जिसने इस अवधि में भारत में यात्रा भी की थी, ने अपनी पुस्तक अल हिंद में उल्लेख किया है कि यहाँ तक कि किसी भी बाहरी हिंदू को भी कश्मीर में प्रवेश की इजाज़त नहीं था। और 1320 में कश्मीर के शासक राजवंश मंगोलों के आक्रमण के विनाशक प्रभाव पर नियंत्रण नहीं रख पाए, इसलिए उन्होंने पूरा जन समर्थन खो दिया और 1339 में सलाहुद्दीन शाह ने शैव शासकों को राज सिंहासन से हटाया और खुद कश्मीर का शासक बन बैठा। और इस अवधि के बाद से कश्मीरी समाज में इस्लाम का प्रभाव बढ़ने ही लगा। यानी सलाहुद्दीन शाह के कारण कश्मीर में जो है काफ़ी हद तक जो है इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। सूफी संतों का एक समूह, जिन्हें हम ऋषि कहते थे, ने जो है एक ऐसे धर्म का प्रचार शुरू किया जिसमें हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की विशेषताएं थी। सूफी संत और शरणार्थी मध्य एशिया से आकर कश्मीर में स्थानांतरित हो गए और उन्होंने भी आगे जाकर समाज और धर्म को काफ़ी प्रभावित किया। धीरे धीरे जनता के गरीब वर्ग के इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि गरीब जनता करती भी तो क्या करती, उनके लिए जो है धर्म परिवर्तन करना उनके बस में ही था, क्योंकि उसके सिवा और उनके सिवा कुछ भी नहीं था उनके पास, क्योंकि सभी जो राजाओं के अधीन थी। राज्य की ओर से इस्लाम को प्रोत्साहन तब मिला जब कश्मीरी सुल्तान सिकंदर शाह, जो कि 1389 से लेकर 1413 ने एक जो हुक्मनामा जारी किया कि सभी हिंदू, खास तौर पर ब्राह्मण जो इस प्रदेश में निवास कर रहे हैं, वो या तो इस्लाम धर्म को अपना ले अथवा साम्राज्य छोड़कर चले जाए। इतना भयंकर बेतुका जो है आदेश पाकर हर कोई का जो है दिल दहल सा गया। ऐसा कहा जाता है कि हुक्मनामा राजा के मंत्री जो है सुआ भट्ट के कहने पर जारी किया गया था, जो एक हिंदू था और जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म कबूल किया था। देखिए, कुछ भी हो, लेकिन कहते हैं ये बहुत ही बेतुका और बहुत ही दुखदायक जो था हुक्मनामा था, जो वहाँ के कश्मीर के जो पंडित थे उनके लिए एक आघात साबित हुआ। और कहते हैं ये जो थी कश्मीर पंडित के लिए एक दर्द से भरा हुआ स्टोरी थी, जिसको कोई भी महसूस करना नहीं चाहेगा। शायद जैनुल अबिदीन, जो कि 1420 से लेकर 1470 के बीच कश्मीर का सबसे बड़ा शासक था, वो बहुत बुद्धिमान शासक था और उसने उन सभी हिंदुओं को वापस बुला लिया जो सिकंदर शाह के उत्पीड़न की वजह से राज्य को छोड़कर चले गए थे। देखिए कितना समझदारी के शायद जैनुल अबिदीन ने कहा। कहते हैं इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है तो बुरे लोगों की कमी भी नहीं है, हर तरह के लोग जो है यहाँ पर निवास करते हैं। और वही बात यहाँ पर शायद जैनुल अबिदीन ने अपनी जो है अच्छी जो है बातों से वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया। उसने जजिया और जो है गौवध बंद भी करवा दिए और उसने हिंदुओं को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त भी किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। बड़ी संख्या में मंदिर की मरम्मत भी करवाई गई और नए मंदिर भी बनवाए गए इसके समय में। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल ने लिखा है कि कश्मीर में 150 बड़े मंदिर हैं और सुल्तान जैनुल अबिदीन ने जम्मू के हिंदू राजा की पुत्री से विवाह किया है। अब देखिए इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। कुछ विद्वान जैनुल अबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहते हैं जिसका जितना अच्छा काम होता है उतना ही उसको अच्छे नामों से संबोधित करना भी अच्छा लगता है। उसके शासनकाल में कश्मीर बहुत ही समृद्ध हुआ और उसे जो है बुढ़ शाह या कश्मीरियों का महान राजा भी कहा जाने लग गया। इसको जो है कश्मीर का जो है अकबर तो कहा जाने लगा, साथ में इसको कश्मीर का महान राजा भी कहलाया। सुल्तान के बांध और नहरों बनाकर कश्मीर के कृषि संबंधी विकास में बहुत काफ़ी योगदान दिया और कृषि संबंधी पैदावार का जो है अभिलेख रखा भी जा सकता है। सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का दौरान किसानों को ऋण और अनाज और चारों के रूप में सहायता दी जाती थी, जो कि बहुत काफ़ी उदारता का यहाँ परिचय दिखाई गई। सुल्तान ने जो है मुद्रा में भी काफ़ी सुधार किया, यानी पैसों के जो मुद्रा होती थी उसमें भी काफ़ी सुधार किया गया। उसने बाजार पर नियंत्रण किया, उपभोक्ताओं के वस्तु के निश्चित मूल्य की भी शुरुआत किया। जिन भोक्ताएं वस्तु के राज्य में कमी थी, सुल्तान ने उन चीज़ों को आयात पर भी मूल्य में सहायता प्रदान किया। नमक की कमी को पूरा करने के लिए उसने लद्दाख से नमक मंगवाया और व्यापारियों की हर संभव तरीके से मदद की।
कहते सुल्तान ने हस्तशिल्पों के विकास पर भी बहुत काफ़ी ध्यान दिया। उसने कागज़ बनाने और पुस्तक की जिद बनाने के काम का जो है प्रशिक्षण लेने के लिए कुछ लोगों को जो है समरकंद भेजा। सुल्तान ने पत्थरों को तराशने और उन्हें पॉलिश करने और कई अन्य दस्तकारियों को भी प्रोत्साहित काफ़ी हद तक किया। उसने कालीन और जो है शाल बनाने की कला को भी शुरुआत कराई, जिसके लिए कश्मीर आज भी प्रसिद्ध है। सुल्तान ने जौनगिरी और जैन खेत और जौनपुर शहरों की नींव भी रखी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नगर थी। जौनगीर, जौनखेत और जौनपुर, ठीक है। उस झील पर भी एक टापू बसाया जिसे आज भी देखा जा सकता है। उसका सबसे प्रमुख है यांत्रिक सफलता। बुलर झील पर जो है जयान लंका नाम से एक कृत्रिम टापू बनाया गया, जिस पर उसने अपना महल और एक मस्जिद भी बनवाई, जो कि काफ़ी जो है तकनीक का एक उदाहरण माना जा सकता है। वो फारसी संस्कृति, तिब्बत और अरबी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था और उसने संस्कृति और फारसी विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया। उसके संरक्षण में महाभारत और कलहन की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ और बहुत सी फारसी और अरबी रचनाओं को इसने हिंदी में अनुवाद भी हुआ। वह खुद भी एक कवि था और उसने कुतुब के नाम से अनेक कविताएं भी लिखी। उसके बाद कश्मीर के सिंहासन पर शक्तिहीन शासकों का राजा हुआ, जिसे भ्रम पैदा हुआ। इस स्थिति का फायदा उठाकर बाबर के रिश्तेदार ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और कहते हैं 1586 में अकबर ने कश्मीर पर जीत हासिल की और इसे जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। यदि हम स्टडी के अंतर्गत बंगाल को ले तो बंगाल कहते हैं बहुत दूर होने के कारण बहुत ही फेमस भी था और बंगाल का अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ पर हम बंगाल की जो है राजाओं के बारे में जानेंगे, किस प्रकार बंगाल ने जो है राजाओं को झेला और किस प्रकार जो है बंगाल उजड़ी भी तो बसी भी। तो बंगाल के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। तो देखिए बंगाल क्या है। बंगाल एक राज्य है। बंगाल 18वीं सदी में पालो और 12वीं सदी में सेनों के अधीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेशी साम्राज्य था। बंगाल दिल्ली सल्तनत का सुदूर जो है पूर्वी प्रांत था और अत्यधिक दूर था। कहते सहनीय वातावरण और परिवर्तन के संचार के कम साधनों की वजह से दिल्ली सल्तनत का इस प्रदेश पर नियंत्रण रख पाना बहुत कठिन था, क्योंकि बहुत काफ़ी दूर भी थी और यहाँ पर जो है वातावरण भी बहुत चेंजेस थी। गयाउद्दीन तुगलक ने बंगाल को जो है लखनौटिस, सतगंगा और सनानगर गांव के 3 स्वतंत्र शासकीय क्षेत्र में बांटकर इस समस्या का समाधान भी करना चाहा, परंतु इस समस्या का समाधान नहीं हो सका और अंत में बंगाल 14वीं सदी में एक स्वतंत्र प्रादेशिक राज्य बनकर उभरा। 1342 में एक कुलीन हाजी कहते इलियास खान ने बंगाल को संगठित भी करने की कोशिश किया और सयाउद्दीन इस्लास शाह की उपाधि हासिल करके वहाँ का एक शासक भी बना और उसने इस जो है इलियास शाह राजवंश की नींव भी रखी। उसने बंगाल को अपने हाथ जो है जोड़ने की कोशिश की और उड़ीसा और जो है तिरहुट पर धावा भी बोला और उसने जो है नजराना देने के लिए मजबूर भी किया गया और इस प्रकार जो है विस्तारों ने दिल्ली सल्तनत के शासकों को सतर्क कर दिया, जिन्होंने बंगाल को जीतने के लिए अनेक बार कोशिश भी की परंतु सफल नहीं हो सकी। इलियास शाह राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों में एक था और गयाउद्दीन आजम वह जो है विद्वान व्यक्ति था और उसने फारसी साहित्य को प्रोत्साहित भी किया। वह लोगों को स्वतंत्र और सही न्याय देने के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि एक बार उसने दुर्घटनावश एक विधवा के पुत्र की हत्या कर दी। विधवा ने काजी के पास इसकी शिकायत दर्ज करा दी, जिसने शासक को न्याय में बुलाया। जब इस मामले का निर्णय हुआ तो आजम ने काजी से कहा कि अगर उसने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन नहीं किया होता तो उसे मार दिया होता। आजम के चीन के साथ बहुत मधुर संबंध थे। बंगाल और चीन के बीच बहुत समृद्ध व्यापारिक संबंध भी थे। चटगांव और बंदरगाह वस्तु विनिमय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र उस समय माना जाता था और चीन के बंदरगाह की मांग पर आजम ने बंगाल को जो है बौद्ध भिक्षुक भी वहाँ भेजे गए थे। पांडुआ और गोंड बंगाल की राजधानी थी उस समय। कहते 1538 में शेरशाह सूरी ने बंगाल को अपने राज्य में मिला जरूर लिया था और 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया और इसे एक सूबा बना दिया। फारसी प्रशासन की भाषा भी परंतु बंगाल प्रादेशिक भाषा के रूप में विकसित हुई। बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने के साथ साथ बंगाल के दक्षिण पूर्वी इलाके के वन क्षेत्र में भारी संख्या मछुआरों और किसानों के स्थानीय समुदायों की भारी संख्या में आबादी बढ़ी। मुगलों ने ढाका में पूर्वी डेल्टा के
बीचों बीच अपनी राजधानी स्थापित भी किया। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के अनुदान में भूमि भी दी गई और वो यही बस गए। कहते हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह जो कि 1439 से लेकर 1519 तक बंगाल एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था। वो बहुत ही कुशल शासक था और उसने हिंदुओं को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त भी किया और कहा जाता है कि उसने वैष्णव संप्रदाय के चैतन्य को भी बहुत सम्मान दिया। सिकंदर लोधी के साथ उसकी लड़ाई हो गई और उसके बाद उसके साथ शांति की समझौता करना पड़ा। उसके पश्चात हमारे समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखते हैं क्या है। गुजरात। देखिए गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। कहते हैं गुजरात जो है काफ़ी उस समय फेमस थी और गुजरात की अपनी एक विशेषता थी। कहते हैं गुजरात कि अगर हम स्टडी करें, उसके केस स्टडी के अंतर्गत लें तो गुजरात से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यह एक बहुत ही उपजाऊ और समृद्ध प्रांत था और यहाँ पर बहुत ही विकसित बंदरगाह थे और यह अपने हस्तशिल्पों के लिए ही बहुत काफ़ी प्रसिद्ध थे। यानी हस्तशिल्पों के लिए गुजरात जो था काफ़ी फेमस था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने इसे दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ा और तब से यह सल्तनत के तुर्की सूबेदारों के अधीन रहा। कहते 1407 में तैमूर के आक्रमण के बाद जाफर खान जो कि उस समय वहाँ का सूबेदार था स्वतंत्र शासक बन गया और कुछ समय के बाद उसने जो है मुजफ्फर शाह की उपाधि स्वीकार कर ली। जाफर खान के पिता राजपूत थे और जिसने अपनी बहन का विवाह फिरोज शाह तुगलक से कराया था। अहमद शाह जो कि 1411 से लेकर 1441 में गुजरात के प्रमुख शासकों में से एक माना जाता है। उसने अहमदाबाद शहर की नींव रखी और 1413 ईस्वी में राजधानी भी बनाया। उसने जामा मस्जिद और 3 दरबार जैसे खूबसूरत भवन भी बनवाए और उद्यान, महलों और बाजारों का जो है सौंदर्यीकरण करवाया। अहमद शाह गुजरात के जैन वास्तुशिल्प से बहुत काफ़ी प्रभावित था और वह एक बहुत ही कुशल प्रशासक भी था और उसने गुजरात के प्रादेशिक राज्य को संगठित भी किया। उसने झालावाड़, बूंदी और जो दुर्गापुर के राजपूतों प्रदेशों को पराजित भी किया। उसे एक कट्टर मुस्लिम माना जाता था जिसने हिंदुओं पर जायजा लगाया और उसके हिंदुओं का विनाश भी बहुत ही किया। उसके साथ ही उसने हिंदुओं को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त भी किया। अहमद शाह ने हिंदू और मुसलमान दोनों शासकों के साथ घमासान युद्ध भी किया। उसका सबसे बड़ा शत्रु था मलवा का मुस्लिम शासक। गुजरात और मलवा के बीच घोर दुश्मनी थी जिसने इस दोनों प्रादेशिक राज्यों को उत्तर भारतीय राजनीति के बचे राजनीतिक फायदों पर भी ध्यान केंद्रित नहीं करने दिया। वह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, यानी वो काफ़ी न्यायप्रिय था। उसने जो खुलेआम अपने दामाद का जो है कत्ल कर दिया था। उसने एक मासूम की हत्या भी की थी। मिरात ए अहमदी ने के इस रचनाकार ने सही कहा था कि उसका न्याय का असर उसके संपूर्ण शासन के दौरान मौजूद रहा। शायद गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो महमूद बेगढ़ था, उसने महमूद गढ़ शायद इसलिए कहा जाता था कि उसने 2 शक्तिशाली किले या गाढ़ और सौराष्ट्र में जो गिरनार जो जगी जुनारगढ़ और दक्षिण गुजरात में राजपूतों के चंपानोर किलों को जीता था। इन दोनों किलों का युद्ध नीति का दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। गिरनार का किला सौराष्ट्र के बहुत ही समृद्ध क्षेत्र में स्थित था और उसने सिंध के खिलाफ अभियान के लिए आधार स्थल उपलब्ध भी कराया। सुल्तान ने पहाड़ी ढलान और मुस्तफाबाद नामक नया शहर भी बसाया। बहुत से खूबसूरत भवनों का निर्माण भी इसने कराया। कहते हैं इस गुजरात की काफ़ी दूर थी और कहते हैं ये गुजरात की राजधानी भी बना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि जो मुजफ्फराबाद को नया शहर बसाया और इसने इसको जो है राजधानी का भी जो है दर्जा दिया। इसी प्रकार चंपानोर का किला भी मलवा और खानदेश के नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण था। महमूद ने चंपानोर के पास मोहम्मदाबाद के नाम से एक नया शहर भी बसाया। कुछ लोगों का विचार था कि उसे बेगढ़ इसलिए कहते थे क्योंकि उसके पीछे गाय बेरहा के सींगों से मिलती थी। कहते हैं कि महमूद खुली दाढ़ी रखता था जिसकी लंबाई उसकी कमर तक थी। उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वह इन्हें अपने सिर के ऊपर बांधता था। एक विदेशी यात्री डेवोराटो बैरसोसा के मुताबिक महमूद के बचपन से ही भोजन में जहर खिलाया जाता था जिससे उसे इतना जहरीला बना दिया गया था कि अगर कोई मक्खी भी उसके सिर पर बैठ जाता तो तुरंत ही मर जाता। ये बहुत बड़ी बात थी। महमूद अपनी बेहतावा भूख के
काफ़ी प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि वो अपने नाश्ते में एक प्याला शहद, एक प्याला मक्खन और 100 से 150 तक केले खाता था। कुल मिलाकर देखें तो वो एक दिन में 10 से 15 किलो खाना खाता था। कहते हैं इतनी विचित्र आज तक सुनने को नहीं मिलता है। महमूद बेगर ने जो है 52 वर्ष तक शासन किया। वह कला और साहित्य की भी बहुत बड़ा संरक्षक था। कहते गुजरात में इसने बहुत काफ़ी शासन अच्छे से रूल रेगुलेशन से किया था। उसके दरबार में बहुत सी फारसी और अरबी रचनाओं का अनुवाद भी किया गया। उसके दरबारी कवि थे उदयराज, जिन्होंने संस्कृति में काव्य रचना भी की। 1517 में महमूद ने उन पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान की जो है अगुवाई भी की, जो पश्चिम समुद्र तट पर बस गए थे और जिन्होंने वहाँ के व्यापार पर एक अधिकार हासिल कर लिया था और जिनके वजह से मुसलमान व्यापारियों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा था। कहते हैं पुर्तगालियों के व्यापारिक अधिकारों को खत्म करने के लिए उसने तुर्की के सुल्तान की सहायता मांगी, परंतु उसे बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। अंत में उसे पुर्तगालियों को जो है कारखाना बनाने के लिए द्वीप में जगह देनी पड़ी और 1511 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल के दौरान अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है ब्राह्मणी सल्तनत। देखिए ये जो है हमारा चैप्टर भारत में प्रादेशिक राज्य का उदय के अंतर्गत आया है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसमें हमें ब्राह्मणी सल्तनत के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का हमें मौका मिला है। कहते हैं 14वीं सदी में दक्षिण भारत में दो बहुत ही शक्तिशाली राज्यों का उद्भव हुआ। एक था ब्राह्मणी सल्तनत और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य, जिसमें 300 वर्ष तक शासन किया। कहते हैं 300 वर्ष कम नहीं होते हैं शासन करने के लिए। और इस भाग में हम ब्राह्मणी सल्तनत के इतिहास और उसकी प्रशासनिक विशेषताओं पर जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मणी सल्तनत की कैसे उत्पत्ति हुई और इसकी क्या विशेषताओं के साथ आगे बढ़ा। कहते हैं दक्कन क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन का एक भाग था और दक्कन में स्थित प्रशासन स्थापित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरन इस सादा अमीर नियुक्त किए गए, जो 100 गाँवों के मुखिया हुआ करते थे। और 1337 के बाद से दक्कन के अधिकारों और दक्कन के सल्तनत में संघर्ष बहुत बढ़ गए थे और इसके परिणाम स्वरूप 1347 में दक्कन में आंध्र प्रदेश की राजधानी गुलबर्गा के साथ एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी हुआ। इसके स्थापक जो हैरन कांगू ने जो अलाउद्दीन हसन वहमन शाह की उपाधि ग्रहण की, क्योंकि वह अपने पूर्वज ईरान के पौराणिक नायक बहमन शाह को मानते थे और उसके नाम पर अपने साम्राज्य का नाम उन्होंने ब्राह्मणी सल्तनत भी रखा। ठीक है, ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि इसकी जो है उत्पत्ति कैसे हुआ। तो आप समझ सकते हो कि इसके स्थापक जो हैरन कांगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि ग्रहण की, क्योंकि वह अपने पूर्वज ईरान के पौराणिक नायक बहमन शाह को मानते थे और उसी के नाम पर उन्होंने साम्राज्य का नाम भी ब्राह्मणी सल्तनत रखा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो स्थापक जो है हैरन कांगू ने अलाउद्दीन हसन बहन शाह की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात इसका नामकरण जो है अपनी जो है नायक के रूप में इसको किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दक्कन क्षेत्र के नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सल्तनत द्वारा कोई भी कोशिश नहीं की गई, इसलिए ब्राह्मणी सुल्तानों ने बिना किसी की दखल अंदाजी के अपने साम्राज्य के नए क्षेत्र जोड़ लिए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिग्रहण था, कहते द लोभ पर नियंत्रण पाना, जो पश्चिम समुद्री तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। कहते हैं बहमन शाह और उसके पुत्र मोहम्मद शाह के अधीन प्रशासनिक पद्धति बहुत ही व्यवस्थित थी। साम्राज्य के 4 प्रशासकीय इकाई बांटा गया था और जिन्हें तरफ या प्रांत कहा करते थे। ये प्रांत थे दौलताबाद, वीदर, बरार और जो गुलबर्ग। मोहम्मद प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य को हराया और उसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा को जो है ब्राह्मणी साम्राज्य में शामिल भी किया। हर प्रांत एक तरफदार की अधीन था, जिसे सूबेदार कहते थे। तरफदारों के अधिकार में से जो है जमीन के कुछ हिस्सों को जो है खालिस जमीन के रूप में तब्दील किया गया था। खालिस जमीन का वह टुकड़ा था जिसका इस्तेमाल राजा या उसके शाह घर बार के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त हर कुलीन के काम और वेतन निश्चित किया गया था। जिन कुलीनों के पास जो होता था 500 घोड़े होते थे, उन्हें
जो है 10,000 खून वार्षिक दिए जाते थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। यदि निर्धारित टुकड़ियों को कम टुकड़ियां होती थी तो जो है तरफदारों को केंद्रीय सरकार को इस धन की पूर्ति करनी पड़ती थी। कुलीनों को अपना वेतन जो है नगद या भूमि या जागीर के रूप में मिलता था और बेनिमीज शासक सैनिक सहायता के लिए अपने अमीरों पर जो है निर्भर हुआ करते थे। अमीरों के श्रेणी में दो समूह हुआ करते थे। एक समूह था दक्कनी लोगों का, जो कि अप्रवासी मुसलमान थे और बहुत लंबे समय से दक्कन प्रदेश में निवास कर रहे थे। दूसरा समूह था अफ्कियों या परदेशियों का था, जो हाल ही में मध्य एशिया, ईरान और इराक में आए थे और कुछ समय पहले ही दक्कन क्षेत्र में बसे थे। इन दोनों समूहों में हमेशा बेहतर प्रशासनिक स्थिति हासिल करने के लिए आपस में तनाव बना रहता था। इसके आपसी कलह का असर बेनिमीज सल्तनत की जो है स्थिरता पर भी पड़ा और भारत में पहली बार इन दोनों साम्राज्यों ने युद्ध में जो है बारूद का इस्तेमाल किया था। बेनिमी पहले से ही आग्नेय अस्त्रों से वाकिफ थे और उन्होंने सिपाहियों को आधुनिक अस्त्र और युद्ध कौशल की प्रशिक्षण के लिए तुर्की और जो है पुर्तगाली विशेषज्ञों को नियुक्त भी किया। बेनिमी साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था महमूद गावा। कहते हैं महमूद गावा के आरंभिक जीवन के बारे में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। वह जन्म से ईरानी था और दक्कन में पहले एक व्यापारी के रूप में आया था। बेनिमी शासक हुमायूं शाह ने उसे सौदागरों की मुखिया या मलिक उत जो है तुज्जर की उपाधि प्रदान की थी। हुमायूं की अचानक मृत्यु की वजह से उसके छोटे पुत्र जो है अहमद द्वितीय का जो है राज्य अभिषेक हुआ। प्रशासन के कार्य के लिए एक दरबारी परिषद गठित की गई और महमूद गावा उस परिषद का महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। उसे वजीर या प्रधानमंत्री बनाया गया और ख्वाजा-ए-जहां की उपाधि भी दी गई। और इस अवधि के बाद का बेनिमी साम्राज्य का इतिहास असल में जो है महमूद गावा की उपलब्धियों का जो है दस्तावेज माना जाता है। खुद एक जो है अफाकी होने के बावजूद वो बहुत ही उदार था और अफाकियों और दक्कनियों में समझौता करवाना चाहता था और उसने बहुत ही कुशलता से साम्राज्य को नियंत्रित भी किया। यह काफ़ी उसकी जो थी कूटनीतियों का परिचय था। इसे स्थिरता प्रदान की गई और गांव ने जो है कांची तक विजयनगर के सभी प्रदेशों को जीत भी लिया। पश्चिम समुद्री तट पर गोवा और दलेव को भी जीत लिया गया और इन प्रमुख बंदरगाहों को खोना विजयनगर के लिए भारी नुकसानदेह साबित भी हुआ। और गोवा और जो है दलेव पर नियंत्रण पाने के बाद बेनिमी ने ईरान और इराक के साथ अपने व्यापारिक संबंध भी काफ़ी हद तक मजबूत किया। गांव ने अनेक जो है आंतरिक सुधार किए गए और कुलीनों में परस्पर हो रही लड़ाइयों को जो है ख़त्म करने का प्रयास भी किया गया। गांव ने आदेश जारी किया कि प्रांतीय जो है तरफदार के सीधे नियंत्रण के अधीन प्रत्येक प्रांत में केवल एक ही किला जो तरफदार के अधीन रहेगा, ताकि उनकी सैनिक शक्ति को कम किया जा सके। प्रांत के बाकी किलों को जो है किलादार या कमांडर के अधीन रखा गया। किलादार की नियुक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी, परंतु उसकी मृत्यु के तुरंत बाद सूबेदारों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित स्वयं ही कर दी और बेनिमी साम्राज्य बिखर सा गया। कहते हैं 15वीं और 16वीं सदी में सदा अमीरों ने जो है बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विजयपुर व बरार में अपनी जो है निजी स्वतंत्रता सल्तनत स्थापित कर ली और इस प्रकार नए प्रदेशों का जो है उदय हुआ। और यह सल्तनत थी अहमदनगर की निज़ाम शाही, बीजापुर की आसिफ शाही और गोलकुंडा और कुतुब शाही, बरान की इमदाद शाही और बिदर की बरीफ शाही। इन सब ने मिलकर प्रदेशों का संगठन भी बना लिया और वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसे और भी मजबूत बनाया। देखिए पुराने समय में ये बात काफ़ी प्रचलित थी कि वैवाहिक संबंध बना के कोई भी राजा जो होता था अपने शासन को मजबूत और दृढ़ बनाता था। ऐसा ही जो है गोलकुंडा में किया गया, जहाँ पर जो है बेनिमी साम्राज्य जो था बनाने के लिए किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जहाँ पर वैवाहिक संबंध को जो है काफ़ी आगे बढ़ाया गया। इन्होंने विजयनगर के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी कायम रखी, यानी देखा जाए तो इसने जो है विजयनगर के साथ दुश्मनी
जो है बरकरार रखी और गोलकुंडा और विजयपुर ने आपस में वैवाहिक संबंध बनाए और उन्हें विजयनगर के खिलाफ तलीकोट की लड़ाई की जो है अगुवाई भी की गई। अंत में इन्हें मुगल सेनाओं के समक्ष हार मान ली। तो कहते हैं मुगल साम्राज्य ने जो है इनको तहस नहस करके रख दिया, लेकिन ये भी थे जो है काफ़ी जो है डट के जो है मुगल साम्राज्य के जो है हमलों का इन्होंने सामना किया, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास जो है सीबीएसई के बच्चे जो है +2 के बच्चे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विजयनगर साम्राज्य। तो इसमें जानेंगे हम कि विजयनगर साम्राज्य की आखिर क्या विशेषता है और कैसे जो है विजयनगर पर जो है हरिहर और बुक्का नाम के व्यक्तियों ने यानी 2 भाइयों ने जो है इसका स्थापना किया और इसको जो है बनाया। तो ये काफ़ी आपके लिए दिलचस्प रहेगा। कहते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी 1336 ईस्वी में की गई थी और इसके स्थापक के रूप में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। यानी ये हरिहर और बुक्का ने जो है 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी और ये दोनों भाई थे, दोनों के दोनों भाई थे और उन्हें जो है मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में नौकरी की थी। देखिए एक जो थे ये दोनों सैनिक थे और किसके यहाँ काम करते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के सेना में ये नौकरी किया करते थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के संबंध जो है तोड़ कर कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी इन्होंने दिल्ली सल्तनत को छोड़ के खुद के जो पावर के अंतर्गत इन्होंने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना किया और जो है 1336 में जो है तुंगभद्र नदी के किनारे राजधानी के रूप में विजयनगर नामक शहर की स्थापना भी किया। इनके राज्यवंश के संगम राज्य वंश भी कहते हैं, यानी इनका दूसरा नाम जो है संगम राज्य वंश भी कहते हैं। अगर विजयनगर की अगर बात आ जाए तो आपको इतना याद रखना कि इसे जो है संगम राज्य वंश भी कहते हैं। कई बार जो है यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इस राज्यवंश के उद्भव के संबंध में अनेक विचारधारा प्रचलित है। कुछ विद्वानों का मत ये है कि बरगलर और काकतिलियों के जागीरदार समान थे और इनके पतन के बाद इन्होंने जो है कापलिप्स प्रदेश में सेवा की और कुछ अन्य विद्वानों के मत में ये लोग जो है होयसल के जो है सामान्य थे और कर्नाटक के संबंध थे। हरिहर और बुक्का द्वारा उनका साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्हें जो है उनके समकालीन विद्वान संत जो है विद्याराय के सहायता और प्रेरणा मिली। यानी यह बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि विजयनगर की स्थापना करने में हरिहर बुक्का का यानी दोनों भाइयों का किसने सहायता किया था? विद्याराय ने सहायता किया था और उन्होंने प्रेरणा दी थी कि आपको विजयनगर की स्थापना करना है। यानी इनके जो है संत के वजह से जो है विजयनगर की स्थापना जो है 2 भाइयों ने हरिहर और बुक्का ने किया था। किनके? विद्याराय के सहायता और प्रेरणा से। विश्वास किया जाता है कि अपने गुरु की स्मृति बनाए रखने के लिए दोनों भाइयों ने तुंगभद्र नदी के किनारे विद्यानगर या विजयनगर की स्थापना की गई। इसके साम्राज्य में विभिन्न संस्कृति क्षेत्र के लोग होते थे, जैसे तमिल, तेलुगु और कर्नाटक क्षेत्र, जो विभिन्न भाषा बोलते थे और उन विभिन्न संस्कृति से संबंध भी रखते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ माना गया है। 1336 से लेकर 1565 तक विजयनगर पर 3 विभिन्न राजवंशों ने राज्य किया। संगम जो 1485 तक सत्ता में रहे, सव्य जो कि 1503 तक सत्ता में रहे और तुलुवा राजवंश अंतिम राजवंश जो था अरविंद था, जिसने 17वीं सदी का शासन किया। विदेशी यात्रियों के निकोलो कोटो और फ्रानो न्यूज डोमिन पेस और डोलो बरसोबा और अब्दुल रजाक ने जो है विजयनगर की भावे के बारे में लिखा भी है। यानी बहुत से शासक जो थे राज्य किए। कहते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी लेखकों ने इसको जो है बहुत काफ़ी सराहना भी किया। इसमें 3 राजवंश ने राज्य किया जो आपको याद रखना चाहिए। एक तो था संगम वंश, एक था शल्यव और तीसरा जो था तुलुवा राजवंश। यानी तीनों राजवंश ने जो था विजयनगर पर अपना राज्य स्थापित किया था। विजयनगर राज्य के शासकों ने सबसे महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय। यानी विजयनगर राज्य के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा के रूप में कृष्णदेव राय का जो है नाम सबसे ऊपर है, जो कि तुलुव राजवंश के स्थापक थे और वह एक महान सेनापति और बहुत ही कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने बहनी साम्राज्य के विनाश पर खड़े किए गए स्वतंत्र साम्राज्य के साथ सिलोलेवोर में जो है लंबी लड़ाई लड़ी, कानून और व्यवस्था को व्यवस्थित भी किया
और दक्कन में पुर्तगालियों के प्रभाव से भी निपटे। पहले उन्होंने बीजापुर की अलीद शाह फौजों को पूरी तरह तहस नहस किया और गुलबर्गा पर आक्रमण करके वहाँ कैद में बंदी बनकर रखे गए। 3 ब्राह्मणी राजकुमारों को आज़ाद भी कराया। उन्होंने दुर्गवर्ग के राज्य सिंहासन को दोबारा प्रतिस्थापित करने में उनकी मदद की और स्वयं यौवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि अपनाई। तो कहते हैं यहाँ पर देखा जाए कृष्णदेव राय का महत्व था बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत काफ़ी सराहनीय था। कृष्णदेव राय ने पत्थरों से कुछ मंदिर भी बनवाए और उन पर प्रभावशाली गोपुरम अथवा अनेक दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य द्वारा बनवाया गया। ये काफ़ी उसके लिए बहुत उत्कृष्ट के कार्य था। उन्होंने विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नाम का एक उपनगर भी बसाया। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। विजयनगर के संबंध में कुछ बहुत ही विस्तृत विवरण उसी के शासन अवधि के दौरान के मिलते हैं। तिरुपति का भव्य मंदिर उन्हीं के कालावधि में है क्योंकि वहाँ की देवी उनके आराध्य देवी थी, तो उन्हीं के तिरुपति बनवाया गया। कृष्णदेव राय के बाद उनके भाई अच्युत देव राय जो कि 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। उनके शासनकाल में उनके विरोधी गुट सिर उठाने लगे थे। शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष मुख्यतः सलूबी वीर नरसिंह और अरबिंदु राम राय के बीच था, जिसमें अरबिंदु राम राय की जीत हुई और यादव राम राय राजगद्दी पर नहीं बैठे, परंतु फिर भी उन्होंने सदाशिव राम को सिंहासन में बिठाया और वास्तव में शासन स्वयं किया। यानी देखा जाए तो सदाशिव राय था सिंहासन पर सिर्फ बैठने मात्र ही था, लेकिन जितने भी शक्ति थी, जितने भी पावर था, वो सारे के सारे था ये अरबिंदु राम राय के पास था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और ये देखने में भी हमें कई जगह मिला है। उसने पुराने अभिजातों को हटाकर उन्हें स्थान पर अपने विश्वास पास व्यक्तियों को रखा। राम राय ने दक्कन की शक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर उसमें संतुलित पैदा करने की कोशिश भी की, परंतु यह नीति बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी। दक्कन राज्य का एक संघ बना लिया और तलिकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को बहुत गहरा आघात पहुंचाया। राम राय इसमें मारा गया और दक्षिणी सेना ने विजयनगर को प्रवेश कर लिया और इसके बिल्कुल ही तबाह कर दिया। अब इसका लक्ष्य पूर्व की तरफ केंद्रीय हुआ, जहां पर पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से तिरुपति के पास अरबिंदु राजवंश ने शासन किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है विजयनगर साम्राज्य की सेना और सैन्य संगठन। देखिए ये भी जानना आपके लिए बहुत ही रोचक रहेगा कि विजयनगर साम्राज्य की सेना और सैन्य संगठन किस प्रकार की थी, क्योंकि जब तक हम सेना की संगठन के हम विचार नहीं करेंगे हमें वहाँ के पावर के बारे में पता नहीं चलेगा। कहते हैं लगातार युद्ध के जारी रखने के लिए एक विशाल सेना की जरूरत थी और तोपखाना का बहुत ही महत्व था उस समय, और वहाँ बहुत ही हष्ट पुष्ट घोड़े रखे गए थे। विजयनगर के शासकों ने अरब सागर के पार से अरब और अन्य खाड़ी देशों से उच्च गुणवत्ता वाले घोड़े आयात किए जाते थे। मलाबार बंदरगाह इस व्यापार और अन्य विलास संबंधी वस्तुओं के व्यापार का केंद्र था। ठीक है, और कहते हैं विजयनगर के शासकों ने हमेशा ही मलाबार बंदरगाह पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास किया। बहनियों की तरह विजयनगर राज्य के अग्नेय अस्त्रों के प्रयोग से परिचित था और युद्ध कौशल में आधुनिक शस्त्रों का प्रशिक्षण सिपाहियों को दिलाने के लिए उन्होंने तुर्की और तुर्कगाली विशेषज्ञों को नियुक्त भी किया गया था। रायों में से एक देव राय द्वितीय ने अपनी सशक्त सेनाओं में मुसलमानों की भर्ती भी किया और उन्हें जागीरदार प्रदान भी किया और उनके उपयोग के लिए शहर में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया। युद्ध कौशल की इन नई तकनीकों ने रण कौशल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था और अग्नि अस्त्रों का मुकाबला करने के लिए अब किलों के दीवारों की मोटाई बढ़ा दी गई और सामने की किलाबंदी करके मजबूत दीवार के साथ विशिष्ट प्रकार के दरवाजे का निर्माण भी करवाया गया। किलों की दीवारों के अंदर तोपों को रखने के लिए विशेष प्रकार के बड़े बड़े झरोखे बनाए गए। किलों पर विशेष प्रकार की प्राचीरों का निर्माण भी कराया गया जिन पर तोपें रखी गई जा सके और कुछ अग्नेय अस्त्र छोटे थे और उनमें राइफल और पिस्तलें शामिल थी।
कुछ तोपों की तरह भारी भरकम थे और उन्हें बैलगाड़ियों या हाथियों पर रखे जाते थे और युद्ध के दौरान इसे धकेला जाता था। कहते हैं ये युद्ध करने की जो पद्धति थी विजयनगर साम्राज्य में बहुत ही उत्कृष्ट और कुशलता का परिचालक था। विजयनगर जो है प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वहाँ की अमर नायक प्रणाली थी और इस प्रणाली में विजयनगर की सेना के सेनापति को नायक कहा जाता था और प्रत्येक नायक को एक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र जो आवंटित किया जाता था। नायक के अपने अधिकार को जो है प्रशासकीय क्षेत्र में खेती की गतिविधियों के जो है विस्तार करने की जिम्मेदारी दी थी। वो अपने क्षेत्र से जो है कर उगाही करता था और अपनी इस आय से सेना घोड़े हाथी और युद्ध के लिए हथियारों का रखरखाव करता था, जिनकी पूर्ति उसे अपने राय या विजयनगर के शासक करनी पड़ती थी। नायक किलों का भी सेनापति हुआ करता था और लगातार कुछ राशि मंदिरों के रखरखाव और सिंचाई कामों के लिए भी खर्च की जाती थी, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है विजयनगर के प्रणाली में थी। अमर नायक वार्षिक रूप में राजा के जो है नजराना भेजा था और अपनी वफादारी के प्रमाणित करने के लिए उपहार लेकर जो है राज दरबार में खुद उपस्थित भी हुआ था। 17वीं सदी में इस नायकों में से अनेक नायकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और पृथक राज्यों की स्थापना भी की। समाजवादी नायक अपने निजी सिपाही, सैनिक बल और हाथी भी रखा करते थे। यह एक बहुत ही जो है शक्तिशाली वर्ग था जिसने जो है विजयनगर के प्राधिकारों को चुनौती भी दी। इसके अतिरिक्त जो है सचनाओं को कमजोर भी किया और जो है तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर की पराजय में अपना योगदान भी दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विजयनगर और बैनमी में संघर्ष। कहते हैं विजयनगर और बैनमी में जो संघर्ष काफ़ी दिलचस्प है। विजयनगर और बैनमी साम्राज्यों में रायचूर द्वाब जो कि कृष्णदेव की जो है तुंगभद्रा नदी के बीच की भूमि थी पर नियंत्रण पाने के लिए परंपरा लगातार युद्ध होते रहते थे और यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ और खनिज साधनों से भरपूर था। गोलकुंड की प्रसिद्ध हीरो की खदानें इसी द्वाब क्षेत्र से जो है पूर्वी भाग में स्थित थी। दोनों जो है साम्राज्यों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि इनका जो है विस्तार दक्कन में तुंगभद्रा के जो है पहाड़ के क्षेत्र में भी संभव था। ऐसा लगता था कि लड़ाई का कोई परिणाम नहीं निकला और यथावत स्थिति को ही बनाए रखा गया। कभी बैनमी का हाथ ऊपर हो जाता तो कभी विजयनगर पालों की सरपस्ती। उदाहरण के लिए 1504 में बैनमी ने रायचूर द्वाब पर जीत हासिल कर ली थी, परंतु कृष्णदेव राय के सिंहासन में बैठने के बाद बैनमी रायचूर जो है मुदकल जो है नल गोंडा और कुछ अन्य अंदरूनी शहरों को भी हार गए। इन युद्धों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि दोनों शक्तियां आपस में युद्ध करने में इतनी डूबी हुई थी कि उन्होंने भारत के दक्षिण समुद्री तट पर पुर्तगाली की बढ़ती ताकत को महसूस नहीं किया। इसके अतिरिक्त लगातार युद्ध ने दोनों राज्य के जो संसाधनों का पूरी तरह से दोहन कर दिया और वो दोनों बहुत कमज़ोर हो गए। यानी विजयनगर और ब्राह्मणी जो है बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए। इसका कारण था उनका युद्ध प्रणाली, यानी लगातार युद्ध करने से कोई भी राज्य खोखला हो जाता है, ये स्वाभाविक बात है। युद्ध के अन्य क्षेत्र थे मराठवाड़ा क्षेत्र और कृष्ण गोदावरी का जो है डेल्टा क्षेत्र। दोनों क्षेत्रों की जमीन बहुत उपजाऊ थी और इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह भी थे जहां वह विदेश से व्यापार के नियंत्रण भी किया जा सकता था। उदाहरण के लिए जो है मराठवाड़ा क्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्र की जो है कुलकंड पट्टी जिनमें ग्वाब बंदरगाह स्थित था जो व्यापार और निर्यात खास तौर पर ईरान और इराक के घोड़े आयात करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। कहते हैं कि आमतौर पर विजयनगर और बैनमी प्रदेश में होने वाले युद्ध को हिंदू मुस्लिम संघर्ष भी माना जाता था। ऊपर उल्लिखित कारणों से पता चलता है कि लड़ाई किसी धार्मिक भेदभाव की वजह से नहीं थी। युद्ध का मुख्य कारण प्रादेशिक जगहों को जीतना और आर्थिक उद्देश्य था। यानी आर्थिक उद्देश्य से इसके जो है मेन मतभेद को माना जा सकता है और दोनों राज्यों में आपसी जो है दुश्मनी के बावजूद ऐसे वक्त भी आए जब दोनों ने एक दूसरे की सहायता भी की। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनत में सत्ता के कुछ जो है दावेदार का समर्थन भी किया और यवन साम्राज्य के जो है स्थापक की उपाधि देते हुए गर्व भी अनुभव किया। इसी प्रकार कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात बीजापुर के सुल्तान ने विजयनगर के उत्तराधिकारी की लड़ाई को सुलझाने में समझौता भी कराया।
परंपरा विचारों के आदान प्रदान और खास तौर से कला, साहित्य और वास्तुशिल्प के क्षेत्रों में भी दोनों ने काफ़ी भागीदारी निभाई। तो ये कहते हैं काफ़ी विजयनगर के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया और समझने की कोशिश किया कि विजयनगर जो है किन किन परिस्थितियों से गुजरा। और आखिरकार जो है विजयनगर के 3 जो है राजाओं ने इस पर राज किया। देखा जाए तो 3 वंशों ने राज किया। हम 3 राजाओं के नाम यहाँ लेना गलत होगा। यहाँ पर 3 वंशों ने जो है राज्य किया और विजयनगर को जो है आगे बढ़ाया। लेकिन आखिरकार लड़ाइयों के कारण जो है विजयनगर सल्तनत जो थी बिल्कुल ही तहस नहस कमज़ोर सी पड़ गई, जो कि ख़त्म होने के कगार पर आ गया। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया 18वीं सदी में प्रादेशिक राज्य। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है 18वीं सदी में प्रादेशिक राज्य। आपने पहले अवश्य पढ़ा है कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य पर क्या संकट था और अंत में किस प्रकार जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। जैसे कि मुगल साम्राज्य के अधिकारों की कमी आई, प्रांतों में सूबेदार और बड़े जमींदार शक्तिशाली बनते गए और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की स्वयं ही घोषणा कर दिया। इस काल अवधि के प्रादेशिक राज्य के 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ये 3 वर्ग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं तीनों वर्ग क्या क्या हैं। पहले पॉइंट के अंतर्गत आता है कि कुछ ऐसे राज्य थे जिनके स्थापक महत्वपूर्ण मुगल कुलीन वर्ग के लोग थे और ये उन्होंने ऊंचे मनसबल हासिल भी किए। यद्यपि वे सभी स्वतंत्र हो गए थे, परंतु उन्होंने मुगल प्रदेशों के साथ अपने औपचारिक संबंध कभी नहीं तोड़े। इस वर्ग के कुछ प्रमुख राज्य हैं अवध, बंगाल, हैदराबाद। यानी ये 3 राज्य बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने कभी भी अपने संबंध को नहीं तोड़े, यानी अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध राज्य का स्थापक था असद आदत खान, बंगाल का स्थापक था मसूद कुलीन खान और हैदराबाद का स्थापक था निज़ाम उल मुल्क असम शाह। ये तीनों नाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तीनों के मुगल जो है विजात वर्ग के शक्तिशाली सदस्य थे और इन प्रांतों के सूबेदार भी थे। जैसे ही मुगल साम्राज्य शक्तिहीन हुआ, दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में सिपाही और सैनिक ने इस नए राज्य में अनेक भावी संभावनाओं को देखते हुए प्रवास किया। यानी देखा गया कि यहाँ की जो है स्थिति तो कमज़ोर पड़ गई, तो तीनों वंश ने जो है तीनों क्षेत्र में जो है स्थापकों ने उस पर हमला करके अपना जो है साम्राज्य की स्थापना कर लिया। इन प्रदेश के पुराने जमींदारों की स्थिति में बदलाव आ गया और उदाहरण के लिए असाद खान ने राजपूतों को अनेक जमींदारियों और रोहिलखंड के जो अफगानियों से जो है उपजाऊ कृषि भूमि छीन ली। और इसी प्रकार बंगाल में मुगलों के प्रभाव को कम करने के लिए मुर्शीद कुलीन खान ने सभी मुगल जागीरदारों को उड़ीसा में स्थानांतरित कर दिया और बंगाल में लगान के मुख्य स्रोतों का दोबारा से जो है आकलन करने का हुक्म जारी कर दिया। सभी जमींदारों ने बड़ी सख्ती से लगान इकट्ठा भी किया गया और इसके परिणाम स्वरूप अनेक जमींदारों को जो है साहूकारों और ऋणदाताओं के कर्ज लेना भी पड़ा। जो लगान और भुगतान करने में असमर्थ थे उन्हें अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी भी पड़ गई। इन राज्यों में एक और परिवर्तन आया कि साहूकार और ऋणदाताओं या महाजनों की संख्या में वृद्धि हो गई। राज्य और किसान ऋण के लिए इन पर निर्भर थे और इसके बदले में ये धनी लोग बहुत ही शक्तिशाली बन गए और इन्होंने जो है प्रशासन को भी काफ़ी प्रभावित किया। राज्य ने कर संग्रह कर अधिकार उन लोगों के पक्ष में निनावी कर दिया जिन्होंने सबसे ऊंची बोली लगाई, जो कि स्वाभाविक बात था, और वे लोग प्रायः साहूकार और महाजन ही थे। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आप बंगाल की बातों में आपने देखा ही भी होगा, ये 9th क्लास के क्वेश्चन के अंतर्गत भी था कि वो लोग जो थे अपने कैसे जो है साहूकारी बनाए रखते थे, यानी बोली लगाने वालों में साहूकार और महाजन होते थे, उनके आदमी हुआ करते थे। इसके बदले में साहूकार ने राज्य को एक निर्धारित राशि देने का वचन भी दिया था और इस प्रकार राज्य को एक निश्चित आय देने का आश्वासन भी मिला और इस प्रणाली को जो है इज्जतदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। और जिन लोगों ने कर संग्रह करने का अधिकार खरीदा उन्हें इजरदार कहते थे। मुगल साम्राज्य ने इन व्यवस्था को हमेशा से ही निरुत्साहित किया। हमेशा ऐसी संभावना बनी रहती थी जो कि लोग जो है कर वसूल करते थे, वो निर्धारित कर से कहीं ज़्यादा जो है संग्रह भी किया करते थे और किसान को पीड़ित
प्रेरित भी किया करते थे। राज्यों का जो है यह कम कर देते थे, जिससे राज्यों को आम लगान में भारी नुकसान उठाना पड़ता था। ये सारी बातें जो है जो हमने बताया वो 9th क्लास जो है +2 के जो बच्चे हैं उनके भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि इसी तरह से जो है वो हमेशा कर देने से चूक जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि कर न दे चाहे दे, जागीरदारी उन्हीं के हाथों में रहेगी। 18वीं सदी में प्रदेशी राज्य का दूसरा वर्ग उन राजाओं का था जो मुगल शासन के दौरान जो है वतन जागीरों के रूप में पहले ही स्वतंत्र राज्य होने की स्थिति में थे। राजपूत राज्य इस वर्ग में आते थे। प्रदेशी राज्य का तीसरा वर्ग था जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध बगावत करने के बाद अस्तित्व में आया था। चाहे सिख हो, चाहे मराठा हो या जाट हो, इस वर्ग ने संबंध थे। उदाहरण के लिए मुगलों के विरुद्ध सिखों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप पंजाब में राज्य की स्थापना भी हुई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसके बारे में हमने यहाँ पर जो है विचार विमर्श किया, जो आपके लिए महत्वपूर्ण था। इसमें जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण था उसको नोट कर लेना, आपके हित में रहेगा। इसी के साथ हमारा दोस्तों ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें हमने विजयनगर के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है 12वीं शताब्दी से लेकर जो है काफ़ी हमने 17वीं शताब्दी डिस्कस किया, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करना आपके हित में रहेगा, तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा।